बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये फैक्ट्रीज एक्ट 9 की लास्ट वीडियो है जो हम चैप्टर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स। अब फैक्ट्रीज एक्ट पूरा हम तकरीबन कर चुके हैं, जिसमें हम सारे प्रोविजंस और सारे रूल्स पढ़ चुके हैं। अब ये बात आती है कि उन प्रोविजन और रूल्स को अगर कोई फॉलो नहीं करता, उनकी खिलाफ वर्जी करता है, कंट्रावेंशन करता है, तो उस पर कितनी सज़ा होगी। सेक्शन 60 है पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट एंड रूल्स। अब यहाँ पर कहा है कि इफ एनी फैक्ट्री देर इज एनी कंट्रावेंशन। अब कंट्रावेंशन किस किस में होगी, यहाँ पर सेक्शन 13 एंड 32 की बात हो रही है, फिर सेक्शन 33J की बात है, सेक्शन 33J एंड 33Q, फिर सेक्शन 33P है। ठीक है, उसके बाद क्लॉज बी में आ रहा है इन एनी पर्सन इज अलाउड टू वर्क इन कंट्रावेंशन। किस कौन कौन सी प्रोविजन है, सेक्शन 34 एंड 38 की हैं, फिर उसमें 42 45, फिर ये 49 तक जा रही है। उसके बाद यहाँ पर भी इफ ऑफ एनी कंडीशन अटैच टू एनी एग्जाम्पशन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 43। ठीक है, यहाँ पर सारे उन्होंने सेक्शन के नाम बता दिए हैं कि कौन कौन से सेक्शन है, इसमें क्या क्या खिलाफ वर्जी होगी, तो उस पर कितनी सजा होगी। ठीक है, इस तरह क्लॉज सी है कि देयर इज एनी कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन सेक्शन 39 to 41 इंक्लूसिव ऑफ एनी रूल मेड अंडर सेक्शन 39 41। ठीक है, सारे सेक्शंस के यहाँ पर उन्होंने नाम बता दिए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इस सब सेक्शन में जो कंट्रावेंशन की है किसी ने, तो उसमें सजा कितनी होगी। यहाँ पर भी एंड पे यहाँ पर सजा आ रही है। ठीक है, ये क्लॉजेज ही चल रहे हैं अभी। ये एनी पर्सन इज नॉट पेड एनी एक्स्ट्रा पे टू विच ही इज एंटाइटल्ड। ठीक है, अगर कोई पर्सन है उसको एक्स्ट्रा पे नहीं दी गई है, उसने ओवर टाइम किया था, उसको पे नहीं प्रोवाइड की गई है, ठीक है, वो भी कंट्रावेंशन में आ जाएगी। एडोलेसेंट और चाइल्ड को अलाउ किया गया है वर्क करने के लिए, जो कंट्रावेंशन है इन सेक्शन की। इसी तरह यहाँ पर भी सारी 55 56 में, फिर 49B 49C 49D और F यहाँ पर कंट्रावेंशन हो रही है। इन सब में जितने भी क्लॉजेज हैं, इसमें जिस जिस सेक्शन का बताया गया है उसमें कंट्रावेंशन हो रही है, उसको उसमें जो रूल्स बताए गए हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उस पर क्या सजा होगी। द मैनेजर एंड द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री शेल ईच बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज। ठीक है, 20,000 रुपीज ये पंजाब अमेंडमेंट है, तो इसमें ऑक्यूपायर और मैनेजर को फाइन होगा कितना, 20,000 रुपीज का। प्रोवाइड दैट इफ बोथ द मैनेजर एंड द ऑक्यूपायर आर कन्विक्टेड, अगर दोनों मैनेजर और ऑक्यूपायर दोनों मुजरिम हैं, दोनों को कर ये जुर्म आयद होता है जो भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, द एग्रीगेट ऑफ द फाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कंट्रावेंशन शेल नॉट एक्सीड दिस अमाउंट। तो अगर दोनों कन्विक्टेड हैं, तो ये जो 20,000 की अमाउंट है ये दोनों पे करेंगे। ठीक है, वो 20,000 से ये अमाउंट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 61 इनहेंस्ड पेनल्टी इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। जैसे हमने ड्रग एक्ट में भी देखा कि सबसिक्वेंट ऑफेंस होता है। ठीक है, पहले एक पर्सन ने कन्विक्शन की, जुर्म किया, उसको सजा मिली और उसके बाद दोबारा उसने वही जुर्म किया। ठीक है, तो उस पर सजा क्या होती है, बढ़ जाती है। If any person who has been convicted of any offence punishable under clauses B to G of section 60 is again guilty of an offence involving a contravention of the same provision। ठीक है, सेक्शन 60 में हमने सारे प्रोविजन देख लिए हैं कि कौन कौन सेक्शन है जिनकी कंट्रावेंशन होगी और उस पर कितनी सजा है। अब यहाँ बात हो रही है कि एक पर्सन है, उसने सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग भी एक ऑफेंस किया है और उस पर उसको सजा मिली, उसके बाद उसने दोबारा से वही जुर्म किया। ही शैल बी पनिशेबल ऑन द सेकेंड कन्विक्शन। अब दूसरी दफा उसके ऊपर जुर्म आयद हुआ है, तो वो दूसरी दफा उसको कितनी सजा मिलेगी, विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 30,000 रुपीज एंड शैल नॉट बी लेस देन 5,000 रुपीज। तो इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी 6 month तक और फाइन कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज तक, और ये फाइन 5,000 रुपीज से कम नहीं होना चाहिए। एंड इफ ही इज अगेन सो गिल्टी shall be punishable on the third or any subsequent conviction with imprisonment for a term which may extend to 6 months and with fine which may extend to 40,000 rupees and shall not be less than 10,000 rupees। तो इसमें क्या है, अगर दोबारा वो सेकेंड कन्विक्शन के बाद थर्ड कन्विक्शन करता है, तो उस पर कितनी सजा होगी, इम्प्रिजनमेंट वही 6 month तक की है और फाइन कितना होगा, 40,000 रुपीज तक का होगा, और जो मिनिमम फाइन होगा वो 10,000 होगा, मीन्स 10,000 से वो फाइन कम नहीं होना चाहिए। Provided that for the purpose of this section, no cognizance shall be taken of any conviction made more than 2 years before the commission of the offence which is being punished। अब यहाँ पे ये हो रही है, कोई पर्सन है, उसने ऑफेंस किया है, अब उसने इससे पहले सेम ऑफेंस किया था, लेकिन वो उसने 2 साल पहले किया था।
तो यहाँ पर वो ये बात कह रहे हैं कि अगर 2 साल के अंदर अंदर वो दोबारा एक ही जुर्म करता है तब हम उसको सेकंड कन्विक्शन या थर्ड कन्विक्शन की सजा देंगे। लेकिन अगर उसने वही जुर्म 2 साल पहले किया हुआ होगा, ये मीन्स के 3 साल हो गए उसने एक जुर्म किया है, तो उसको फिर सिंगल ही कंसीडर किया जाएगा, उस पर सब्सिक्वेंट ऑफेंस की सजा नहीं दी जाएगी और सेकंड कन्विक्शन या थर्ड कन्विक्शन की उसको सजा नहीं देंगे। ठीक है, मीन्स के एक पर्सन है, उसने एक जुर्म किया, उसके बाद उसने 3 साल बाद दोबारा वही जुर्म किया। तो अब कोर्ट क्या करेगा कि उसने जो रिसेंट जुर्म किया है, क्योंकि वो 3 साल पहले उसने एक पुराना जो जुर्म किया था वो 3 साल पहले का था, तो अभी क्योंकि यहाँ पर उन्हें रूल बना दिया कि 2 साल पहले के किसी जुर्म को आपने कंसीडर नहीं करना, तो वो उसको फर्स्ट कन्विक्शन की ही सजा देंगे। Section 62 penalty for failure to give notice of commencement of work or of change of manager। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मैनेजर चेंज होगा किसी भी फैक्ट्री का तो वो इंस्पेक्टर को नोटिस दिया जाएगा, इंस्पेक्टर को बताया जाएगा कि हमारा मैनेजर चेंज हो गया है। ठीक है, या फिर अगर किसी फैक्ट्री में काम कर शुरू करना है, ठीक है, तो काम शुरू करने से पहले भी इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना है कि हम अपनी फैक्ट्री में काम शुरू करने लगे हैं। ठीक है, अगर दोनों ये काम नहीं करता है ऑक्यूपायर किसी फैक्ट्री का, तो उसको कितनी सजा होगी, उसको 10,000 रुपीज का फाइन भरना पड़ेगा। 62A penalty for failure to register a manager or an occupier who contravenes the provision of section 9A or the condition on which a registration certificate is granted or an endorsement made shall be punishable with fine which may extend to 500 rupees। अब एक मैनेजर या ऑक्यूपायर है, उसने सेक्शन 9A की कंट्रावेंशन की है, ठीक है, सेक्शन 9A की प्रोविजन में कंट्रावेंशन की है, या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिन कंडीशन पर ग्रांट किया गया था या किसी एंडोर्समेंट की बेस पर वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना था, तो उसमें क्या है, उसने कंट्रावेंशन की है, उसने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जो गवर्नमेंट ने बना दिए हैं, जो हमारे लॉ में बनाए हुए हैं, तो उसको फाइन होगा 500 रुपीज का। इफ ही हैज प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द सेक्शन ऑफ सेड एक्ट, और अगर वो सेकेंड टाइम उसने कन्विक्शन की है तो उसको कितना फाइन होगा, 1,000 रुपीज तक होगा सेकेंड कन्विक्शन पे। For every subsequent offence, the maximum amount of fine which may be imposed shall be enhanced by 500 rupees, subject to a maximum of 2,500 rupees। और हर subsequent offence पर जो मैक्सिमम अमाउंट होगी फाइन की जो इम्पोज की जाएगी, वो मैक्सिमम कितनी होगी, 2,500 रुपीज तक, मतलब 500 से शुरू होगी और वो 2,500 तक चल जाएगी। सेक्शन 63 पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर। हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई इंस्पेक्टर किसी जगह पर जाता है, किसी जगह की इंस्पेक्शन करना चाहता है, वो किसी फैक्ट्री में जा रहा है और वहां पर उसको कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो रजिस्टर को इंस्पेक्ट करना चाह रहा है, वो किसी प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन वहां का मैनेजर या ऑक्यूपायर या कोई भी और पर्सन है वो उसको वो काम करने नहीं दे रहा, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, वो विलफुली, ठीक है, वो जानबूझकर जो है ना उसके काम में टांग अड़ा रहा है, तो उस पर क्या होगी, उस पर भी सजा होती है क्योंकि वो इंस्पेक्टर को उसका काम करने नहीं दे रहा। तो यहाँ पर भी कोई भी पर्सन जो विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट करे इंस्पेक्टर को कि वो अपना काम करे, या अगर इंस्पेक्टर ने कोई रजिस्टर या डॉक्यूमेंट मांगा है वो उसको नहीं प्रोवाइड कर रहा, या अगर इंस्पेक्टर किसी पर्सन से मिलना चाह रहा है, वो किसी पर्सन को एग्जामिन करना चाह रहा है, किसी वर्कर को एग्जामिन करना चाह रहा है, उसके काम को देखना चाह रहा है और उसको उस पर्सन से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो इन सब चीज़ों पर जो भी ये काम करेगा किसी भी फैक्ट्री में उसको फाइन दिया जाएगा, और फाइन कितना होगा, वो 20,000 रुपीज तक होगा। सेक्शन 64 पेनल्टी फॉर फेलियर टू गिव नोटिस टू एक्सीडेंट। अब यहाँ पर पहले भी हम देख चुके हैं कि कोई भी एक्सीडेंट होगा किसी फैक्ट्री में तो उसको उसके बारे में सारी डिटेल्स इन्फॉर्म करनी है, सारी डिटेल्स लिखनी है एक नोटिस में और वो प्रोवाइड करनी है इंस्पेक्टर को। तो अगर कोई भी मैनेजर फैक्ट्री का वो नहीं देता उस एक्सीडेंट के बारे में नोटिस, उसको सजा दी जाएगी, कितना फाइन होगा, उसको 20,000 रुपीज तक होगा। सेक्शन 65 पेनल्टी फॉर फेलियर टू मेक रिटर्न्स। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन 77 की बात आई है और सेक्शन 77 में क्या है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल्स बना देगी कि कोई भी फैक्ट्री अपने रिटर्न जो भी उनको प्रॉफिट आया है उसमें कोई भी इनकम टैक्स है, ठीक है, वो सब उसको पे करने हैं, सारी अपनी जो भी यील्ड है
कोई भी प्रॉफिट है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट को, उसके बारे में जो रूल्स हैं वो सेक्शन 77 में बनाए गए हैं। तो अगर कोई पर्सन, कोई फैक्ट्री इन रिटर्न्स को फर्निश नहीं करती है, रिटर्न्स के बारे में जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो नहीं करती है, then the manager and occupier of the factory shall each be liable to fine which may extend to 10,000 rupees। तो मैनेजर और ऑक्यूपायर है उनको फाइन कितना होगा, 10,000 रुपीज तक फाइन उनको भरना पड़ेगा। Provide that if both the manager and the occupier are convicted, the aggregate of the fine inflicted shall not be exceed this amount। ठीक है, तो 10,000 रुपीज से ज्यादा अमाउंट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। दोनों मैनेजर और ऑक्यूपायर दोनों मिलकर इस अमाउंट को भरेंगे अगर दोनों कन्विक्टेड हैं। Section 66 penalty for smoking or using naked light in vicinity or inflammable material। Inflammable material जिस जगह पर होंगे वहां पर हमने पढ़ा है कि स्मोकिंग बैन होगी, वहां पर नेकेड लाइट यूज नहीं करेंगे क्योंकि क्या है, आग लगने का खतरा है। तो whoever smoke or uses a naked light or causes or permit any such light to be used in the vicinity of any inflammable material। तो कोई भी स्मोक करेगा क्या ऐसी जगह पर जहां पर inflammable material मौजूद है या नेकेड लाइट यूज करेगा, नेकेड लाइट यूज करेगा, तो उस फैक्ट्री को फाइन भरना पड़ेगा। कितना फाइन भरना पड़ेगा, उस फैक्ट्री को फाइन भरना पड़ेगा और वो कितना होगा, 5,000 रुपीज। Exception: The provision does not extend to the use, in accordance with such precaution as may be prescribed, of a naked light in the course of a manufacturing process। Exception क्या होगी कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जहाँ पर इन्फ्लेमेबल मटेरियल मौजूद नहीं है, वहां पर अगर नेकेड लाइट यूज हो रही है तो वहां पर एक्सेप्शन दे देंगे वो, लेकिन प्रिकॉशंस हर जगह पर होनी चाहिए। Section 67 penalty for using false certificate। Whoever knowingly use or attempt to use a certificate granted to him under section 52, a certificate granted to any other person under that section, or who having procured such a certificate knowingly allow it to be used or an attempt to use it to be made by any other person shall be punishable with fine which may extend to 1,000 rupees। और कोई पर्सन जानबूझकर फॉल्स सर्टिफिकेट यूज करता है, ठीक है, फॉल्स सर्टिफिकेट कैसे यूज कर रहा है कि वो सर्टिफिकेट किसी और का है और उसे यूज कोई और कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे तरीके आ गए हैं कि जाली सर्टिफिकेट आराम से बन जाते हैं कि उसका वो है किसी और का लेकिन उसको एडिट करके उसको यूज कोई और कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद फैक्ट्री में भी उसको अलाउ किया जा रहा है उस सर्टिफिकेट पर, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को फाइन किया जाएगा कितना, 1,000 रुपीज तक। सेक्शन 68 पेनल्टी ऑन गार्डियन फॉर परमिटिंग डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए चाइल्ड। हम पहले पढ़ चुके हैं कि डबल एम्प्लॉयमेंट चाइल्ड एंड एडल्ट दोनों की मना है। अब यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि अगर कोई चाइल्ड, इफ ए चाइल्ड वर्क्स इन ए फैक्ट्री ऑन एनी डे ऑन विच ही हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग इन एनी फैक्ट्री, दैट parent or guardian of a child or the person having custody of or control over him। अब चाइल्ड अगर किसी फैक्ट्री में काम करता है तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट या गार्डियन उसके साथ आते हैं और उनकी ही परमिशन पर उनको एम्प्लॉयड किया जाता है किसी फैक्ट्री में, ठीक है। अब ज्यादा तासुर तो यही होगा कि अगर एक बच्चा एक से ज्यादा फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो किसकी वजह से कर रहा है, को उसका पेरेंट या गार्डियन ही है जो उसको दो दो जगह पर काम करवा रहा है, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, उस गार्डियन को बुलाया जाएगा और उसको परनिश किया जाएगा 500 रुपीज, ठीक है। वो गार्डियन या जो पेरेंट है उसको 500 रुपीज फाइन किया जाएगा। It appears to the court that the child so worked without the consent, connivance or willful default of such parent, guardian or person। अगर पेरेंट या गार्डियन को 500 भरने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर वो प्रूव कर दे कोर्ट में कि वो जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसने पेरेंट या गार्डियन की मर्जी के बगैर, उनके कंसेंट के बगैर, उनके एग्रीमेंट के बगैर किसी दूसरी फैक्ट्री में काम किया, ठीक है, यानी कि पेरेंट को पता ही नहीं है कि उनका बच्चा जो है वो दो जगह पे काम कर रहा है, इस कंडीशन में कोर्ट उनको रिलैक्सेशन दे सकता है। सेक्शन 69 पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिस्प्ले सर्टेन नोटिस। अब अगर कोई मैनेजर कोई नोटिस डिस्प्ले करने में चूक जाता है, फेल हो जाता है, वो नहीं डिस्प्ले करता, और वो नोटिस क्या हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ड्यूटी आवर्स के नोटिस हैं, कि छुट्टी का नोटिस है, या छुट्टी वाले दिन काम करने का नोटिस है, ठीक है, इस तरह के कोई भी नोटिस जो है वो नहीं वो डिस्प्ले करते हैं। और यहाँ वो जो नोटिस है जिस रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 76 और बाय एनी रूल अंडर दिस एक्ट, ठीक है, वो कोई भी नोटिस इस टाइप का जो डिस्प्ले होना था, जरूरी था, वो उसने डिस्प्ले नहीं किया है,
तो उसको कितनी सजा होगी, 5000 रुपीज़ तक होगी। या जिस मैनर में उसने डिस्प्ले करने का इस सेक्शन के अंडर रूल्स बनाए गए हैं, उसने उस मैनर में डिस्प्ले नहीं किया, प्रोमिनेंट प्लेस पे डिस्प्ले नहीं किया, किसी ऐसी लैंग्वेज डिस्प्ले नहीं किया जिसपे वर्कर्स को समझ आ सके, ठीक है, ऐसी कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो उस पर क्या होगा, मैनेजर को फाइन होगा 500 रुपीज़ तक। सेक्शन 70, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्यूपायर फॉर पर्पज ऑफ दिस चैप्टर। Subsection 1, where the occupier of a factory is a firm or other association of individuals, any one of the individual partners or members thereof may be prosecuted and punished under this chapter for any offence for which the occupier of the factory is punishable. अगर कोई ऑक्यूपायर है किसी फैक्ट्री का, और वो फैक्ट्री क्या है, फर्म है या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो वहां पर अगर ऑक्यूपायर है रिस्पॉन्सिबल किसी भी ऑफेंस का, किसने कोई उसके अंडर रहते हुए उसके फैक्ट्री में कोई ऑफेंस हुआ है और वो पनिशेबल है, तो ऑक्यूपायर के साथ साथ कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर या मेंबर उसके खिलाफ भी लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है और उसको पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा है कि ऑक्यूपायर या मैनेजर उनको इतना इतना फाइन होगा, लेकिन ऑक्यूपायर मैनेजर के साथ साथ दूसरे जो पार्टनर्स हैं और जो दूसरे मेंबर्स हैं जो इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है और उनको इस पर पनिश भी किया जा सकता है। Provide that the firm or association may give notice to the inspector that it has nominated one of its member who is resident in Pakistan to be the occupier of the factory for the purpose of this chapter. अब यहाँ पे फर्दर क्या बताया कि जो फर्म या एसोसिएशन है वो क्या करेंगे, इंस्पेक्टर को नोटिस देंगे कि वो एक पर्सन को जो पाकिस्तान में रेजिडेंट है, उसको नॉमिनेट कर रहे हैं एज एन ऑक्यूपायर इस फैक्ट्री का। Such individual shall, so long as he is so resident, be deemed to be the occupier for the purpose of this chapter until further notice cancelling his nomination is received by the inspector or until he ceases to be a partner or member of the firm or association. तो वो पर्सन जिसको फैक्ट्री ने नॉमिनेट किया था, फर्म ने नॉमिनेट किया था कि वो एज एन ऑक्यूपायर यहाँ काम करेगा, तो वो पर्सन जब तक वो पाकिस्तान में रेजिडेंट है वो काम करता रहेगा एज एन ऑक्यूपायर, अनलेस कि उसकी नॉमिनेशन इंस्पेक्टर कैंसिल कर दे या उसकी पार्टनरशिप को सीज कर दिया जाए। और ये सेम कंपनी के बारे में ही है कि अगर ऑक्यूपायर है फैक्ट्री का और वो फैक्ट्री क्या है, कंपनी है, तो उसमें भी यही होगा, एनी वन ऑफ द डायरेक्टर देयर ऑफ और इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एनी वन ऑफ द शेयर होल्डर देयर ऑफ मे बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड अंडर दिस चैप्टर फॉर एनी ऑफेंस फॉर विच द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री इज पनिशेबल। ठीक है, तो ऑक्यूपायर को अगर वो पनिशेबल है किसी ऑफेंस के अंडर रहते हुए, उसने कोई फैक्ट्री में ऑफेंस हुआ है और उस पर सजा मिल रही है ऑक्यूपायर को, तो उसके साथ साथ जो कंपनी के कोई भी डायरेक्टर है या अगर कोई डायरेक्टर है किसी प्राइवेट कंपनी का या कोई शेयर होल्डर है, तो उनको भी सजा मिल सकती है, उनके खिलाफ भी लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है। और यहाँ पर सेम वही बात है जो पीछे सब सेक्शन 1 में हमने पढ़ी थी कि अगर कोई भी कंपनी इंस्पेक्टर को नोटिस देती है और किसी पर्सन को नॉमिनेट करती है, और वो डायरेक्टर हो सकता है, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो शेयर होल्डर होगा, पाकिस्तान का रेजिडेंट है तो वो क्या होगा, उस फैक्ट्री का ऑक्यूपायर रहेगा जब तक कि वो पाकिस्तान में रेजिडेंट है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल जो इंस्पेक्टर है वो उसकी नॉमिनेशन को कैंसिल कर दे या उसको सीज कर दे। 71, exemption of occupier from liability in certain cases. अब ऑक्यूपायर को किस किस चीज में एग्जाम्पशन मिल सकती है। Subsection 1, where the occupier or manager of a factory is charged with an offence against this act. अगर ऑक्यूपायर या मैनेजर किसी भी फैक्ट्री के उनके ऊपर चार्जेस हैं किसी ऑफेंस के, इस एक्ट के अंडर रहते हुए उन्होंने कोई कॉन्ट्रावेंशन की है, he shall be entitled upon complaint duly made by him to have any other person whom he charges as the actual offender brought before the court at the time appointed for hearing the charge. ठीक है, अब क्या हो गया, उनके ऊपर चार्जेस हैं, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, अब ऑक्यूपायर या मैनेजर उनके पास ये चांस है कि वो कोर्ट के सामने एक्चुअल ऑफेंडर को लेकर है, अगर वो इनोसेंट हैं तो वो एक्चुअल जो ऑफेंस करने वाला पर्सन है उसको कोर्ट के सामने लेकर आए जो भी हेयरिंग का टाइम है। एंड इफ आफ्टर द कमीशन of the offense has been proved, the occupier or manager of the factory proves to the satisfaction of the court. अगर तो वो offense जो है वो offense की commission proved हो गई है कि ये offense commit हुआ है, तो occupier मैनेजर उसको कोर्ट के सामने क्या प्रूव करना पड़ेगा,
that he has used due diligence to enforce the execution of this act, कि उन्होंने इस एक्ट को एग्जीक्यूट करने की, इम्प्लीमेंट करने की अपनी फैक्ट्री में सारी कोशिशें की हैं, सारे उन्होंने तरीके अपनाए हैं, सब कुछ उन्होंने इंश्योर किया है कि उनकी फैक्ट्री में इस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो किया जाए। और सेकंड बात क्या है, दैट द सेड other person committed the offense in question without his knowledge, consent and connivance। तो ये जो दूसरा पर्सन है जो एक्चुअल ऑफेंडर है उसने ये ऑफेंस कमिट किया है और जो कि इनके नॉलेज में नहीं था, उनके कंसेंट में नहीं था, उनको नहीं पता था कि ये पर्सन ऐसा काम कर रहा है जो एक्ट के खिलाफ है। That other person shall be convicted of the offense and shall be liable to the like fine as if he were the occupier or manager, and the occupier or manager shall be discharged from any liability under this act। तो जो एक्चुअल ऑफेंडर था उसको सजा दी जाएगी जो सजा ऑक्यूपायर या मैनेजर को दी जानी थी, और ऑक्यूपायर और मैनेजर को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। Subsection 2, where it is made to appear to the satisfaction of the inspector at any time prior to the institution of the proceeding। लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले जो इंस्पेक्टर है उसको सेटिस्फाई किया जाएगा, और वो सेटिस्फाई किस किस चीज़ में किया जाएगा, दैट द ऑक्यूपायर और मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री हैज़ यूज्ड ऑल ड्यू डिलिजेंस टू द इन्फोर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्ट। जिससे पहले भी पढ़ा कि ऑक्यूपायर मैनेजर ये प्रूव करेंगे और यहाँ पर इंस्पेक्टर को सेटिस्फाई करेंगे कि उन्होंने इस एक्ट के सारे प्रोविजंस को इन्फोर्स किया था। और सेकंड क्या है, बाय व्हाट पर्सन द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, और दूसरा कौन सा पर्सन है, एक्चुअल ऑफेंडर वो कौन है जिसने ये ऑफेंस कमिट किया है। और तीसरी बात क्या है, दैट इट हैज़ बीन कमिटेड विदाउट द नॉलेज, कंसेंट और कनाइवेंस ऑफ द ऑक्यूपायर और मैनेजर। और ये काम जो हुआ है, ये ऑफेंस जो हुआ है, ये ऑक्यूपायर और मैनेजर के नॉलेज में आए बगैर हुआ है, उनकी मर्जी के बगैर हुआ है। The inspector shall proceed against the person whom he believes to be actual offender without the first proceeding against the occupier or manager of the factory, and such person shall be liable to like fine as if he were the occupier or manager। तो इंस्पेक्टर क्या करेगा, उस एक्चुअल ऑफेंडर के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा और मैनेजर और फैक्ट्री के ऊपर वो मतलब डिस्चार्ज हो जाएंगे वो इस सारे प्रोसीडिंग से। और वो जो एक्चुअल ऑफेंडर है, जो एक्चुअली ऑफेंस करने वाला है, उसको फाइन भरना पड़ेगा। Section 72, presumption as to the employment। If a child over the age of 6 years is found inside any part of a factory in which children are working, he shall, until the contrary is proved, be deemed to be working in the factory। अगर कोई चाइल्ड 6 साल से ऊपर की उम्र का है और वो एक ऐसी फैक्ट्री के एरिया में काम कर रहा है जहाँ पे ऑलरेडी बच्चे ही काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर काम करता रहेगा, वो एज ए वर्कर ही वहाँ पे कंसीडर होगा। अनलेस अनटिल के अगर कोई उसके खिलाफ कोई बात आ जाती है या अगर वो हेल्दी नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है वहाँ काम करने के लिए, तो उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, अदरवाइज वहाँ पर काम करता रहेगा। Section 73, evidence as to age। When an act or omission would, if a person were under or over a certain age, be an offence punishable under this act। अगर कोई पर्सन किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, अंडर एज है या ओवर एज है, तो वो क्या होगा, इस एक्ट के अंदर वो पनिशेबल होगा क्योंकि वो कंट्रावेंशन हो रही है। एंड सच पर्सन इज इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट अपेटेडली अंडर और ओवर सच एज, और वो पर्सन कोर्ट के ओपिनियन में अंडर या ओवर एज है। द बर्डन शैल बी ऑन द एक्यूज टू प्रूव दैट सच पर्सन इज नॉट अंडर और ओवर एज। तो वो जो पर्सन है जिसके खिलाफ ही प्रोसीडिंग चल रही है कि वो अंडर या ओवर एज है, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, कि वो अंडर या ओवर एज नहीं है। Subsection 2, a declaration is in writing by a certifying surgeon relating to a worker that he has personally examined him and believe him to be under or over age set forth in such declaration shall for the purpose of this act be admissible as evidence of the age of that worker। इसमें जो सर्टिफाइंग सर्जन है वो एक डिक्लेरेशन देगा, उस वर्कर की फिजिकली उसको एग्जामिन करेगा और उसके ऊपर वो एक डिक्लेरेशन बनाएगा, एक स्टेटमेंट लिखेगा कि ये पर्सन अंडर एज या ओवर एज है या नहीं है, ठीक है, और वही एज ए एविडेंस काम आएगी उस वर्कर के लिए। Section 74, cognizance of offences। No prosecution under this act except a prosecution under Section 66 shall be instituted except by or with the previous sanction of the inspector। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग इस एक्ट के में नहीं की जाएगी, सिर्फ वो इंस्पेक्टर करेगा, ठीक है। No prosecution under this act shall be instituted except by or with the previous sanction of the inspector। ठीक है, इंस्पेक्टर ही वो सारी लीगल प्रोसीडिंग करेगा
या फिर अगर उसने कोई प्रीवियस सेंक्शन लगाई हुई है, ठीक है, उनकी बेस पर अदरवाइज कोई और नहीं करेगा एक्सेप्ट सेक्शन 66 के। Subsection 2. No court inferior to that of a magistrate of the first class shall try an offence against this act or any rule or order made thereunder other than an offence under section 66 and 67. मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास से इंफीरियर कोई भी कोर्ट इन तमाम ऑफेंसेस को डील नहीं करेगी अदर दैन 66 एंड 67 सेक्शन के। 75. Limitation of prosecution. No court shall take cognizance of any offence under this act or any rule or order thereunder other than an offence under section 62 and unless complaint thereof is made within 6 months of the date on which the offence is alleged to have been committed. अगर कोई offence हुआ है, उसमें अगर कोई person जो है वो कोर्ट जाना चाहता है या कोई इंस्पेक्टर है वो कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग कर रहा है, तो उनके पास 6 महीने का टाइम है उस ऑफेंस के कमिट होने से लेकर 6 महीने का टाइम है। उस 6 महीने के अंदर अंदर उनको अपनी कंप्लेन जो है वो दायर करनी है। 6 महीने का टाइम गुजर जाएगा तो कोई भी कोर्ट इस तरह के ऑफेंसेस को डील नहीं करेगा। Provided that when the offence consists of disobeying a written order made by an inspector, complaint thereof may be made within 12 months of the date on which the offence is alleged to have been committed. अब 12 महीने का टाइम किस कंडीशन में दिया है कि अगर कोई ऑफेंस है और वो कमिट हुआ है कि इंस्पेक्टर ने जो भी रिटन ऑर्डर दिया था उसको फॉलो नहीं किया गया, तो उस वो कंडीशन है, ये एक ऐसा जुर्म है जिसके लिए 12 महीने का टाइम है कि 12 महीने तक इस तरह की कंप्लेन 12 महीने में के अंदर अंदर दायर की जा सकती है। चैप्टर 7 है सप्लीमेंटल। सेक्शन 76 डिस्प्लेइंग ऑफ फैक्ट्री नोटिस। इन एडिशन टू द नोटिस, हम पहले ऊपर इसकी सजा पढ़ चुके हैं कि अगर वो डिस्प्ले नहीं करते हैं कोई प्रॉपर नोटिस और प्रॉपर जगह पे नहीं करते हैं, प्रॉपर राइटिंग में नहीं करते हैं, किसी प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं करते हैं, तो वो ऑफेंस में आ जाएगा, कंट्रावेंशन में आ जाएगा। इन एडिशन टू द नोटिस रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्लेड इन एनी फैक्ट्री बाय दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर देयर शैल बी डिस्प्लेड in every factory a notice containing such abstract of this act and of rules made thereunder in English and in the vernacular of the majority of the workers as the provincial government may prescribe. अच्छा, अब नोटिस के बारे में क्या है? इन एडिशन टू द नोटिस रिक्वायर्ड। अब बहुत सारे नोटिस के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से नोटिस हैं, उनको डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पर क्या है कि एक तो इस एक्ट के अंदर के जो जो बताए गए हैं कि वो नोटिस डिस्प्ले करने हैं फैक्ट्री के अंदर, इसके अलावा एवरी फैक्ट्री नोटिस कंटेनिंग सच एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के जो भी कुछ एब्स्ट्रैक्ट हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी उनको डिस्प्ले करना है। और क्या होना चाहिए? वो नोटिस है इंग्लिश में और वर्नेकुलर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स, और वो ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए जो वहाँ के मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स समझ सके। Subsection 2. All notice required to be displayed in any factory shall be displayed at some conspicuous place at or near the main entrance of the factory and shall be maintained in a clean and legible condition. और जो नोटिस हैं ये डिस्प्ले होने चाहिए एक प्रोमिनेंट जगह पर जहाँ पर सबके गुजर हो और सबकी नज़र पड़े और सब उसको देख सकें, ठीक है। मेन एंट्रेंस पे होना चाहिए या तो फैक्ट्री के, क्योंकि सबने वहाँ से आना जाना होता है तो सबकी नज़र वहाँ पड़ जाएगी। Section 77. Power of provincial government to make rules. The provincial government may make rules requiring occupiers or manager of the factory to submit such returns, occasional or periodical, as may in its opinion be required for the purpose of this act. तो provincial government rules बना सकती है occupier या manager के लिए कि वो अपने returns को, अपने periodicals को submit कराएं time to time. उसके बाद 79 है publication of rules. All rules made under this act shall be subject to the condition of previous publication. अब जो भी पब्लिकेशंस होती हैं, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, वो प्रीवियस पब्लिकेशन को मद्देनजर रखते हुए ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी जितने रूल्स बनाए गए हैं वो प्रीवियस पब्लिकेशन की कंडीशन को देखते हुए, इनको सामने रखते हुए बनाए जाते हैं। एंड द डेट सो स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, और जो डेट स्पेसिफाई होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? तो जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के अंडर रहते हुए होगी। Shall not be less than 3 months from the date on which the draft of the proposed rules was published. और ये टाइम 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए। कब से? जब proposed रूल का ड्राफ्ट पब्लिश हुआ तब से लेकर। Subsection 2. All such rules shall be published in the official gazette and shall, unless some later date is appointed, come into force on the date of such publication. तो जितने भी रूल्स होते हैं जब वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो जाते हैं तो वो उसी टाइम इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, इन्फोर्स हो जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई डेट स्पेसिफाई कर दें कि इस डेट से ये
इन्फोर्स होंगे तब वो उसी डेट पर होंगे, अदरवाइज जब ये पब्लिश हो जाएंगे ऑफिशियल गजट में ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, इन्फोर्स हो जाएंगे। Section 80 application of the act to government factories. This act shall apply to all factories including factories wholly or partly owned or controlled by the government, federal government or any other government। ठीक है, इस एक्ट के अंदर जितने भी रूल्स बनाए गए हैं वो तमाम फैक्ट्रीज पर अप्लाई होंगे जो गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। सेक्शन 81 प्रोटेक्शन टू पर्सन एक्टिंग अंडर दिस एक्ट। ये बिल्कुल इंडेमनिटी, जैसे हमने इंडेमनिटी पढ़ा है कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग किसी भी ऐसे पर्सन के खिलाफ नहीं की जाएगी जिसने कोई काम इन गुड फेथ किया हो, उसकी इंटेंशन जो है वो अच्छी हो, तो उसके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। एंड सेक्शन 82 रिपील एंड सेविंग, ये रिपील हो चुका हुआ है, ये मनसूख हो चुका हुआ है सेक्शन।